दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। पहले फेज की जो झारखंड में वोटिंग हुई है 43 सीटों पर, तो उसका अनुमान हमारा क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, सर्वे क्या है, जनता क्या कह रही है और जो वोटिंग हुई है उसमें जो है किधर सीटें गई हैं। क्या जयराम महतो तीसरी मतलब एक तीसरी शक्ति के तौर पर उभर रहे हैं, क्या जेएलकेएम चुनाव को प्रभावित कर रही है, या लड़ाई बीजेपी या जेएमएम गठबंधन के बीच में ही है। इस जो ये क्रम हमने शुरू किया है 43 सीटों पर बात करने का, उसमें जो है मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमने फेसबुक पर एक लाइव किया था उसमें सिल्ली सीट का एक गलत आकलन चला गया था, अभी वहां वोटिंग नहीं हुई है और वहां पर जो है जेएलकेएम जो है आगे है, अभी तक का जो रुझान है। तो वोटिंग होगी उसके बाद हम उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी तक का जो रुझान है वहां पर जयराम महतो की पार्टी जो है टक्कर में है और हो सकता है कि वो जीत भी जाए। तो अभी तक का जो सर्वे है, वोटिंग के क्या बाद क्या होगा उस पर हम लोग बात करेंगे इस पे। लेकिन जो ये 43 सीटों का जो गणित है कि झारखंड में अगली सरकार किसकी होगी, उसके सिलसिले को शुरू करते हुए हम जो हमने 10 सीटें पहले बात की थी उसके बाद अगली 10 सीटों पर बात करने वाले हैं। अब ये पलामू प्रमंडल की जो सीटें हैं और जो तमाम दूसरी सीटें हैं उन पर बात करेंगे कि वहां पर कौन कौन लड़ाई में है। क्या बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है या फिर जेएमएम अपनी सरकार बचा रही है। मंजर भाई, आपका बहुत स्वागत है और दर्शक आपको सुनने के लिए बेताब हैं। आप हमें बताइए कि क्या है अगली 10 सीटें कौन कौन सी है जहां पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी या जेएमएम या फिर जयराम महतो की पार्टी आगे हैं या फिर उनको एज है। और असली नतीजे तो जो है 23 नवंबर को ही आएंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर और एक सामाजिक आर्थिक जो चीजें हैं वो कितना मायने रखती हैं झारखंड में, क्योंकि मैया सम्मान योजना हो या फिर बीजेपी की जो गोगो दीदी योजना का जो वादा है ये कितना कारगर रहा। क्या देखते हैं आप, कौन सी सीट से शुरू कर रहे हैं? देखिए, छतरपुर से ही शुरू करेंगे क्योंकि पलामू में ही हम लोग अभी डाल्टनगंज कवर किए और डाल्टनगंज हमारी आखिरी सीट थी पहले एपिसोड की। और हम जो है छतरपुर जाएंगे। छतरपुर में फिर एक बार जो है भाजपा ने यहाँ से पुष्पा देवी को टिकट दिया है। पुष्पा देवी जो है 2019 में चुनाव जीत चुकी है और यहाँ पर जो है राधा कृष्ण किशोर जो है मैदान में है। और ये राधा कृष्ण किशोर भी 2014 में जो है, उससे पहले 2005 में जेडीयू में थे, उससे पहले कांग्रेस में थे और इस बार जो है फिर एक बार वो मैदान में है। और जो है राधा कृष्ण किशोर इस बार कांग्रेस से फिर एक बार प्रत्याशी है, यानी कि राधा कृष्ण किशोर की घर वापसी हुई है कहा जाए तो यहाँ पर जो है पुष्पा देवी जो है भाजपा की विधायक है और यहाँ से राधा कृष्ण किशोर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, जो लगातार जो है पार्टी बदलते रहे और इस बार जो है यहाँ पर ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। और वहीं जो है इसके बाद जो है आपके छतरपुर के जो है विधायक पुष्पा देवी के पति मनोज कुमार जो है पलामू के विधायक रह चुके हैं, क्योंकि इनका राजनीतिक घराना भी है। और इसके बीच जो है दोनों के बीच जो है विजय राम एक प्रत्याशी है। राधा कृष्ण किशोर और जो है पुष्पा देवी के बाद एक प्रत्याशी है आपके छतरपुर में विजय राम, वो कड़ी मुकाबला कर रहे हैं वहां से। और विजय राम जो है दूसरे स्थान पर रहे थे पिछली बार, लेकिन इस बार जो है क्या स्थिति होगी ये तो 23 नवंबर को पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर राधा कृष्ण किशोर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। छतरपुर में जो है राधा कृष्ण किशोर, ऐसे तो जो है पलामू प्रमंडल की अधिकतर सीटें भाजपा जीती है क्योंकि ये भाजपा का गढ़ है पलामू प्रमंडल, तो क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर बाहरी है। और जो है मतलब बाहरी मतलब ये सेंस में कि ज्यादातर ये बॉर्डर टच करता है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ तो और बिहार, तो यहाँ पर बाहरियों का थोड़ा सा है बोलबाला, तो इसलिए जो है यहाँ भाजपा थोड़ा मजबूत है। और यहाँ पर जो है राधा कृष्ण किशोर टक्कर दे रहे हैं और जो है पुष्पा देवी यहाँ की जो है भाजपा से प्रत्याशी है, तो वो भी कड़ी मुकाबला में, तो यहाँ पर जो है लड़ाई है। यहाँ पर कहा नहीं जा सकता है कि ये चुनाव जीत जो है आपका छतरपुर। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन टक्कर में है, किसके बीच मुकाबला होने वाला है, कांग्रेस या देखिए बीजेपी? देखिए मुझे लग रहा है कि एक बार कांग्रेस और बीजेपी में ही फिर एक बार टक्कर होगी। लेकिन विजय राम मैदान में है तो थोड़ा सा त्रिकोणीय है, कांग्रेस को और बीजेपी दोनों को लॉस होगी क्योंकि कम अंतर रह जाएगा कि चुनाव का। और चुनाव जो है वो जीत हार विजय का जो अंतर विजय होगा वो राम कम निर्दलीय रहेगा। हैं या किसी पार्टी के टिकट पे हैं? नहीं इस बार जो है शायद निर्दलीय है, यहाँ विजय राम। निर्दलीय है।
शायद है। कंफर्म नहीं है कि वो जी किस पार्टी से हैं। अच्छा, लेकिन नहीं विजय कंफर्म। राम को, हाँ विजय राम को आप जो ये कह रहे हैं कि वो छतरपुर में मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं, ठीक है। जी तो मंजर भाई जो है छतरपुर के आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि मुकाबला फंसा हुआ है छतरपुर में, और कोई भी जी जीत सकता है, यानी जी कि एक ऐसी भाजपा का सीट। सीट यहाँ फंसी हुई है। हाँ, जी भाजपा की सीट है ये, और ये फंसी हुई है। जी ठीक है, तो अगली सीट पर बढ़ते हैं, आप क्या कहते हैं। अगली सीट जो है हुसैनाबाद है। और हुसैनाबाद जो हाँ। है चर्चित सीट पलामू प्रमंडल का इसलिए है क्योंकि यहाँ से कमलेश सिंह एनसीपी के इकलौते विधायक थे, और वो उन्होंने पाला हम्म। बदल के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और बाकायदा जो है हुसैनाबाद को जो है नाम परिवर्तन की बात भी हो रही है हुसैनाबाद, और जो है पार्टी लगातार इस पर भी बोल रही है बीजेपी कि हमारी सरकार आएगी तो इसको कौन से नाम देना चाहती है हुसैनाबाद को। तो ये जो है इसी मुद्दे पर मुझे लगा है चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जो है कमलेश सिंह मैदान में है, लेकिन यहाँ पर जो है 1990 के बाद कभी कमल नहीं खिला है। लेकिन इस बार कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा यह तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन पलामू प्रमंडल का ऐसा एक सीट है जहां पर जो है 1990 के बाद कभी जो है यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि जो है कमल नहीं खिला है। यहाँ पर जो है कमलेश सिंह जो है प्रत्याशी तो है ही है, उसके बाद जो है संजय सिंह यादव और पूर्व विधायक जो है बसपा के कुशवाहा शिवपूजन मेहता जो है इनकी राह में रोड़ा अटकाने वाले। और जो है यहाँ पर कांग्रेस ने शायद टिकट जो है राजद ने यहाँ पर संजय सिंह यादव को दिया है। राजद ने ये एनडीए जो है आपका इंडिया गठबंधन में ताकि आरजेडी के खाते में ये सीट गई है, और यहाँ से संजय सिंह यादव जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और भाजपा के बागी नेता विनोद सिंह जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में। तो भाजपा के लिए जो है मुसीबत है, और भाजपा के लिए सीट फंस रही है। और यहाँ पर जो है ये राजद के संजय सिंह यादव ये जो है महत्वपूर्ण जो है कड़ी लड़ाई कर रहे हैं, महत्वपूर्ण स्थिति कह सकते हैं, महत्वपूर्ण कड़ी है लड़ाई में। और जो है संजय सिंह यादव सर 2009 में एक बार विधायक बन चुके हैं, और फिर एक बार जो है आरजेडी पर भरोसा जताया है, और आरजेडी ने हुसैनाबाद से इनको मैदान में उतारा है। और आरजेडी एक सीट ऐसी है झारखंड की 6 सीट शायद आरजेडी चुनाव लड़ रही है, वहां आरजेडी मुख्य मुकाबले में अगर कहीं है तो वो हुसैनाबाद से शुरू होगी। और हुसैनाबाद से जो है संजय सिंह यादव जो है मैदान में है, और इस बार जो है कड़ी मुकाबला कर रहे हैं क्योंकि 1990 के बाद कोई भाजपा का कमल खिला नहीं है। तो कमलेश सिंह के भरोसे में जो है कहा नहीं जा सकता है कि चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अगर मैदान में रखे हैं तो भारी जो है आपके संजय सिंह यादव दिखाई दे रहे हैं। और संजय सिंह यादव के जो है प्रचार प्रसार में बड़े बड़े बिहार के लोकप्रिय अभिनेता नेताओं का आगमन हुआ, और इसके वहां के लोगों का जो है थोड़ा सा बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है, माइंडसेट चेंज हुआ है। क्योंकि जो भूमि कभी जो है भाजपा की आसान ही नहीं रही, तो मुझे लगता है इस बार भी आसान नहीं दिखाई दे रही, और यहाँ पर संजय सिंह यादव जो है चुनाव जीत सकते हैं। जी और एक है तो सर आप, यहाँ पर एक कड़ी है। जी हाँ तो आप ये कह रहे हैं कि जो हुसैनाबाद सीट है, यहाँ पर आरजेडी जी जो है जीत सकती है पिछली बार की तरह। जी आरजेडी का कुशवाहा प्रदर्शन पिछली शिवपूजन बार। में कुशवाहा शिवपूजन मेहता भी जो है बसपा से टिकट है। और सपा देखिए हमने आपको सपा बताया था कहाँ पर सर, गिरिराज सिंह शायद मैदान में थे ना। और उसके बाद एक बसपा है पलामू आपके जो है हुसैनाबाद में। सपा और बसपा एक एक सीट पर यहाँ पर है, मजबूत स्थिति में है। अच्छा, तो और सपा और कुशवाहा बसपा। शिवपूजन मेहता यहाँ पे हाँ 2014 में बसपा से विधायक बन चुके हैं कुशवाहा शिवपूजन हम्म। मेहता। और ये जो है इस बार फिर मैदान में एक बार है, और बसपा के ही टिकट पर है। और जो है मैदान में मुख्य मुकाबला में रखे हैं संजय सिंह यादव और कमलेश सिंह के बीच में। और त्रिकोणीय चलिए, है मुकाबला, मतलब क्या है? त्रिकोणीय है। हुसैनाबाद में भी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय, और कोई भी पार्टी जो है आगे नहीं है, किसी के पक्ष में लहर नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई जो है मामला ऐसा है कि एक तरफा हो और वो जीत जाएगा। तो छतरपुर भी फंसा हुआ जी है, और हुसैनाबाद भी आपके हिसाब से फंसा हुआ है मंजर भाई। अब जो है हम जी बाकी जी सीटों पर आ जाते हैं। दूसरी तीसरी सीट कौन सी है इस वीडियो की जो हम बात कर रहे हैं, पलामू प्रमंडल या फिर दूसरे प्रमंडल में हम चले। पलामू प्रमंडल में ही लातेहार जिला आता है, और लातेहार का ही लातेहार। हम खास जी यहाँ से बैजनाथ राम जो अभी मंत्री वाले हैं
जो नाराज थे जब चंपा सोरेन की गवर्नमेंट बनी थी, जब उनको नहीं बनाया गया था मंत्री। एक दिलचस्प कहानी जो है शाहजहाबाद के दर्शक जानना चाहते हैं, बीच बीच में थोड़ा उनको जो कह सकते हैं कि इम्यूनिटी पावर भी देने की जरूरत है। तो जो है ये नाराज हो गए थे, राजभवन से लौट गए थे कि हमें मंत्री नहीं बनाया, बहुत नाराज थे। तो फिर जो है हेमंत सोरेन जब जेल से लौटे तब सरकार बनी, तो बैद्यनाथ राम को जो है स्कूली शिक्षा मंत्रालय मिला और अभी मंत्री भी हैं। और पिछले जो है चुनाव में वो बीजेपी से थे और पाला बदल के जो है 2019 में ये जो है विधायक जो है जीते आपके जेएमएम से, और ये पहले इससे पहले भाजपा में थे बैद्यनाथ राम। बैद्यनाथ राम जो है जब से आए हैं झामुमो में तो थोड़ी सी मजबूत में है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रत्याशी है प्रकाश राम। और प्रकाश राम जो है बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं लातेहार में। और जो है लातेहार में जो है इसलिए कह सकता हूँ, लातेहार जो है आपका चतरा लोकसभा में थोड़ा सा देखे होंगे जब चुनाव हुई थी, तो चतरा लोकसभा में जो है मजबूत स्थिति में कालीचरण सिंह थे और वो जीत भी दर्ज किए थे, तो यहाँ पर बहुत बड़ी वोट उनको मिला थी। और यहाँ पर जो है इस बार प्रकाश राम है, तो प्रकाश राम जो है यहाँ पर थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहे हैं बैद्यनाथ राम के मुकाबले में। लेकिन ये झामुमो की पहली सीट है जो फंसती हुई मुझे नजर आ रहा है जी। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि ये सीट फंसती हुई नजर आ रही है झामुमो की। ठीक है, अगली सीट कौन सी है मंजर भाई जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं? जी अगली सीट जो है सर कोटका। अब हम लोग चले थोड़ा हम कोल्हान की भूमि में जाएंगे और कोल्हान से फिर एक बार जो है कोटका एक भूमि है। और कोटका जो संजीव सरदार, जहाँ अर्जुन मुंडा की पत्नी को भी चुनाव में मैदान में उतारा गया है। अर्जुन मुंडा के चुनाव उतार कर जो है उनको मीरा मुंडा पर भरोसा भाजपा ने जताया है। और जो है मीरा मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर आप देखे होंगे मेनका सरकार नाराज थी तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने इनको मना लिया और बाकायदा जो है वो जो है फिर जो है पार्टी में जो इस्तीफा देती तो वापस ले ली मेनका सरकार। और मेनका सरकार जो यहाँ 2014 में चुनाव जीती थी बीजेपी से, उनको टिकट न देकर जो है मीरा मुंडा को दिया गया था, अर्जुन मुंडा की पत्नी को, जिससे नाराज कर रही थी। हालांकि इसमें कोई असर नहीं हुआ और हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनको मना लिया। यहाँ पर जो है कोटका के जो विधायक जो है आपके संजीव सरदार, वो युवा है और वो संजीव सरदार की पकड़ इतनी मजबूत है, पूरे 2019 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट उनको ही मिला था पूरे विधानसभा में। और पूरे झारखंड में अगर कह सकते हैं शायद 1 लाख से पार कुछ वोट लाए थे, ऐतिहासिक वोट जो है जीत दर्ज किए थे। और इस बार फिर मुझे लग रहा है कि कोटका की झामुमो की जीत होगी, क्योंकि कोटका का समीकरण ही ऐसा है। कोटका में जो है आदिवासी, उसके बाद जो है अन्य समुदाय जो है दलित हैं, तो ये सारे जो है भूमिजों की भूमि कहा जाता है कोटका को। और भूमिज जो है शायद झारखंड की सबसे बड़ी एक जनजाति है। और भूमि जो है आंदोलन भी सुने होंगे आप इनका, तो भूमिजों की ये भूमि है कोटका। और कोटका में जो है संजीव सरदार मजबूत दिखाई दे रहा है। मीरा मुंडा थोड़ा सा इसलिए मजबूत मुझे नहीं दिखाई दिया और शाहजहाबाद के दर्शकों से और जब वहाँ के जनता से मुझे रुझान मिला, तो यही बात आई कि परिवारवाद जो है मामला आया है, क्योंकि परिवारवाद भाजपा ने परिवारवाद पर लगातार हमला बोलती है, लेकिन वहां से अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दे दिया या ना कि मेनका सरदार। इससे जो है जनता नाराज है। हालांकि मेनका सरदार नाराज नहीं है, लेकिन जनता नाराज है, तो उनको टिकट ना देकर अर्जुन मुंडा की पत्नी को क्यों दिया। तो इससे जो है वहां पर असर पड़ा है बीजेपी को। और वहां झामुमो के संजीव सरदार मजबूत दिखाई दे। और यहाँ मजबूत कांटे की लड़ाई नहीं है, मजबूत है झामुमो के जो है आपके संजीव सरदार। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कोटका सीट है वहां से अर्जुन मुंडा की पत्नी का मामला फंस गया है? जी, तो क्योंकि यहाँ पर हाँ, अभी तक एक बार हम जो है रिकैप कर लेते हैं जो अभी हमने सीटें बात की हैं, जिनमें उनमें छतरपुर की सीट फंसी हुई है, हुसैनाबाद फंसी हुई है, लातेहार में आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी आगे है और वहां पर उसको जो है एक तरीके से एज है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की वोटिंग हुई थी और जिस तरीके का समर्थन उसको मिला था, तो वहां पर बीजेपी आगे है। और कोटका में भी मामला फंसा हुआ है। तो अभी तक हमने ये जो 4 सीटें बात की हैं, इसके अनुसार जो है आप अगर देखिए तो जो पहले चरण की जो वोटिंग हुई है उसमें से जो है हम ये 4 सीटों की बात कर रहे हैं, छतरपुर, हुसैनाबाद, लातेहार और कोटका। तो यहाँ पर जो है एक सीट बीजेपी के हिस्से में जा रही है और बाकी 3 सीटें फंसी हुई हैं। और वहां पर जो है इंडिया गठबंधन भी जीत सकता है, बीजेपी भी जीत सकती है।
अभी तक इन सीटों पर जो है सिर्फ एक सीट है हुसैनाबाद, जहां सपा और बसपा जो है मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जो है कहीं भी जो है जयराम महतो की पार्टी इन चारों सीटों पर लड़ाई में नहीं है, जैसा कि मंजर भाई का आकलन है। और मंजर भाई लगातार जो है झारखंड की सीटों पर अपनी बात रख रहे हैं। हाँ, बताइए। और देखिए सर, जयराम महतो की जहां तक बात है तो पलामू प्रमंडल में, और मैं ये झारखंड के जितने भी आप लोगों से बात करेंगे तो यही बात आएगी कि पलामू प्रमंडल में जयराम महतो कमजोर है। ये बात जो है हकीकत है, और पलामू प्रमंडल में इनको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इनका प्रत्याशी भी हाल ही में सोनू यादव पाला बदले से गढ़वा से और जेएमएम का समर्थन किया। मानते हैं कि सोनू यादव पर हमने वीडियो भी किया था कि क्यों पाला बदल गए, और आप देखिए कि मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे थे, हो सकता है कहीं सेटिंग हो गई हो। चलिए, अगली सीट कौन सी है? इस वीडियो की 5वीं सीट है मंजर भाई, और आप हम चाहते हैं कि इस जुगसलाई में भी मैंने देखा था कि जयराम महतो के पक्ष में काफी भीड़ उमड़ी थी, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो 10 सीटों का मंच है इसमें जो है जयराम महतो के लिए जुगसलाई में कुछ है। जी, तो ये जो है जुगसलाई जो है आरक्षित सीट है सर, एससी समुदाय के लिए, दलित समुदाय के लिए। जुगसलाई से जो है रामचंद्र सहीस आजसू के कद्दावर नेता रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और छोटे नाटे करते हैं, लेकिन बड़े ही जो है बड़े नेता माने जाते हैं झारखंड में। जुगसलाई के रामचंद्र सहीस जी को यहाँ पर झामुमो के मंगल कालिंदी है, जो काफी ईमानदार प्रत्याशी है। इनके नाम पर संपत्ति अगर आप देखेंगे बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम है, ना के बराबर है। और ये जो है बहुत सादे छवि के हैं, इनके नाम पर कोई केस उतना है नहीं, शायद नहीं भी है मुझे लग रहा है, और बड़े ही जो है सरल स्वभाव के हैं। तो इसका फायदा एक बार जो है फिर उठा सकते हैं वो, क्योंकि जुगसलाई में दो बार जो है इनको बनाया विधायक रामचंद्र सहीस को 2009 में, 14 में। लेकिन विकास से जो है लोग कह रहे हैं कि जुगसलाई की जनता से जब हमने बातचीत किया, जुगसलाई से कई हमारे लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि जुगसलाई का उतना विकास जितना मंगल कालिंदी ने किया उतना जो है रामचंद्र सहीस ने, क्योंकि 10 साल देखिए रामचंद्र सहीस इसलिए नहीं कर पाए कि रामचंद्र सहीस खुद उनकी पार्टी 10 साल से जो है सत्ता से बाहर है, 5 सालों से, और फिर जो है चुनाव हार गए। तो जो है पहले 10 साल मंत्री रहे, उसके बाद 5 साल, तो 15 साल इस क्षेत्र में उतने एक्टिव नहीं रहे मंगल कालिंदी के मुकाबले में। तो मंगल कालिंदी इस बार जो है फिर ये सीट निकाल सकते हैं, और जेएमएम के लिए ये सीट सबसे आसान सीटों में है जहां ये चुनाव जीत सकती है। हालांकि जेएलके ने त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ बना दिया है, यहाँ पर उन्होंने एक प्रत्याशी को अपना टिकट दिया है, उनका नाम मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं आ रही, और यहाँ पर जेएलके ने टिकट दिया है, और जयराम ने उनके पक्ष में जनसभाएं भी की, रोड शो भी शायद किया है, और बड़ी ही जो है लहर देखी जुगसलाई में। शायद ड्रोन शॉट था या जो है भीड़ थी, ये तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया है, सामने से देखा नहीं है, बस जो है दूर से देखा और एनालिसिस लोगों से किया। और हम लोग जो भी जमीनी सर्वे करते हैं, साझा वर्ग की टीम हमारे जो मेंबर है जो सर्वे करती है, उसके अनुसार ये है कि जुगसलाई में मंगल कालिंदी इस बार फिर एक बार भारी है, और लड़ाई जो है आजसू और जो है जेएमएम के बीच है, सीधी टक्कर, कोई तीसरा नहीं। यहाँ सीधा टक्कर जो है मंगल कालिंदी और रामचंद्र सहीस के बीच, जेएलके यहाँ पर मुकाबले में नहीं है जुगसलाई में। जी, और एक जो है सर यहाँ पर एक है जुगसलाई में जो जयराम महतो की रैली हुई थी, तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो है चीजें उनके पक्ष में नहीं है? जो है 2024 में तरुण महतो है ना यहाँ से, तरुण महतो शायद इच्छागढ़ से, ये सर। हाँ, ये जो जानकारी आ रही है उसमें जो है मंगल कालिंदी झामुमो से हैं, मोचीराम बावरी जो है आप भाजपा से, और जो है पिछली बार जो उम्मीदवार थे, और हाँ इस बार जो है अगर आप देखिए तो मोहनलाल रजक हैं, एक एएमबी करके कोई पार्टी है, जेएलके से तरुण महतो भी हैं। तो ये लोग जो उम्मीदवार हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो सकता? नहीं, यहाँ पर जुगसलाई में 2 ही का मुकाबला है, रामचंद्र सहीस और जो है झामुमो के बीच जो है लड़ाई है, मंगल कालिंदी और आजसू के बीच है। तो ये सीधी टक्कर की एक ऐसी सीट है जहाँ आजसू का टक्कर जेएमएम के साथ होगी, और वो सीट है जुगसलाई। अच्छा,
तो आप यहाँ कह रहे हैं कि जुगसलाई में जो है जेएमएम जीत सकती है, उसे एज है। जी, कड़ी टक्कर दे रहे हैं मंगल कालिंदी, फिर एक बार वापसी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। तो हम ये सीट ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर जेएमएम आगे है, और यहाँ पर जो है जो माहौल है, जो वोटिंग हुई है, तो यहाँ पर जो है बीजेपी को जो है नुकसान हो सकता है। ठीक है, इस चंक का, इस वीडियो का जो छठी सीट है उसकी हम बात करेंगे। और कौन सी सीट का डेटा आपके पास है जिस पर आप बात करेंगे? वो घाटशिला है। इससे हमारे पास 43 विधानसभा की हमारे पास सर्वे आ गई है। साझा भारत के दर्शकों पे जो है प्यार है, और हमारी टीम का जो है, आप जैसे जो है पत्रकार, बड़े पत्रकारों का जो है महत्वपूर्ण योगदान है कि हम लोग जो है तथ्यों पर, जमीनी सर्वे पर बात करते हैं। और 43 विधानसभा का हमारे पास जो है जो है डेटा है, और उसमें से जो है आपका और कह सकते हैं कि यहाँ पर घाटशिला एक सीट है जहाँ से जो है इस बार के चर्चित विधायक जो है आपके चंपाई दादा, दादा कहा जाता है उनको, और चंपाई दादा के बेटा जो है बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में, और अमित शाह जी उनके पक्ष में जनसभा किए थे, जिसमें आप सुने थे बाबूलाल आगे आओ और चंपाई आगे आओ। तो ये जो है वही सीट है घाटशिला, और घाटशिला से जो है वर्तमान विधायक जो है मंत्री रामदास सोरेन जो है मंत्री है, जो है मंत्री है झारखंड सरकार में। वो इस बार फिर एक बार झामुमो ने उन पर विश्वास जताया है, और रामदास सोरेन जो है कोल्हान की चंपा दादा के जाने के बाद बीजेपी में, अगर झामुमो में कोल्हान में अगर कोई कद्दावर सबसे सीनियर नेता है तो रामदास सोरेन है। और रामदास सोरेन, चंपा सोरेन के जाने के बाद रामदास सोरेन की कद झामुमो में इतनी बढ़ गई है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, और हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रामदास सोरेन एक उनके लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है कोल्हान में। और रामदास सोरेन जो है सिर्फ वो घाटशिला तक असर नहीं है, इनका असर पूरे कोल्हान में है, और बड़े ही बेबाकी से बोलते हैं, और जो है बड़े ही सरल अंदाज में बोलते हैं। तो उनका साफ कहना है कि जो है कोल्हान में कोई असर नहीं पड़ेगा चंपाई के आने और जाने से। मैं यहाँ का कोल्हान का सीनियर नेता हूँ, और मुझे पूरी आशा है कि कोल्हान फिर एक बार जो है भाजपा स्वीप करेगी, लेकिन 23 नवंबर को तो उनकी दावा पर खुल जाएगी। लेकिन जो है घाटशिला में रामदास सोरेन जो है मुख्य मुकाबले में है, और रामदास सोरेन के खाते में ये सीट जा रही है, झामुमो के खाते में ये सीट जा रही है। रामदास सोरेन पर जनता ने इस बार मुहर लगाने का शायद मुझे लग रहा है कि अंदाजा मुझे यही लग रहा है कि रामदास सोरेन पर फिर एक बार भरोसा घाटशिला की जनता ने जताई है, और यहाँ पर रामदास सोरेन आप ये कह रहे हैं कि बाबूलाल सोरेन चंपई दागे हार रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जनता आ रही है, पोस्टर शेयर कर रहे हैं, और जो है जनता आ रही है, जनता बाबूलाल को हरा रही है। हाँ, देखिए यहाँ पर ये है कि जनता के रुझानों पर बात करें तो थोड़ा परिवारवाद वाला जो है मामला कोल्हान में ही अटका हुआ है। मेरा मुंडा का देखिए सीट फंसा हुआ, कोल्हान में जो है और एक सीट घाटशिला में अभी बात कर रहे हैं, यहाँ भी ये सीट भाजपा में फंसा हुआ है, क्योंकि बाबूलाल सोरेन जो है मंत्री के बेटे हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, इसलिए इनको टिकट दे दिया गया। और चाहे ये लोग भी कर रहे हैं, लोग भी तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए टीवी स्टूडियो में बैठ के जो है जनता का एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है। जनता ये कह रही है कि जो है बाबूलाल सोरेन के लिए ही जो है चंपा दाना ने पाला बदला है और बीजेपी में गए हैं, क्योंकि झामुमो में रहते तो घाटशिला जो है रामदास सोरेन को ही मिलता, तो बाबूलाल सोरेन को जो है प्रत्याशी नहीं बनाती जेएमएम, इसीलिए ये बीजेपी में गए हैं। ये लोग कह रहे हैं घाटशिला की जनता कह रही है, लेकिन उनके दावों में कितनी सच्चाई है कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो सीएम बनने के लिए गए हुए हैं, और अमित शाह कह रहे हैं कि हम पूरा मान सम्मान देंगे। आप कह रहे हैं कि जो है बेटे के टिकट के लिए गए हैं। देखिए यहाँ पर जो अगर बीजेपी में बात करें तो मुख्यमंत्री को भरमार है, 5 मुख्यमंत्री उनके पास। अर्जुन मुंडा है, बाबूलाल मरांडी जी है, उसके बाद जो है निशिकांत दुबे तो क्या बोल रहे हैं, निशिकांत दुबे भी बनेंगे। हाँ, निशिकांत दुबे जी भी बन सकते हैं, क्योंकि देखिए पर्ची वाली जो है बीजेपी का अंदाज है कि पर्ची में नाम निकल गया तो वही मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे 6 महीना के अंदर चुनाव जीत जाए। और हो सकता है कि चंपई सोरेन के हाथों ही पर्ची निकलवा दी जाए, जैसे वसुंधरा राजे के हाथ से निकलवा जी, सीनियर नेता के हाथ से। लेकिन घाटशिला में स्वभाव काटा में, तो वहां पर जो है जिस तरह से गृह मंत्री द्वारा चंपा सोरेन को वो चौंपाए आगे आओ, तो ये थोड़ा डिसरिस्पेक्ट हमको लगा।
और ये झारखंड के अगर जनता अगर अच्छे से देखेगी ना तो थोड़ा सा दिल में चोट पहुंचेगा कि इतने बड़े सीनियर लीडर को आप वो चंपाई कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते घाट हैं चंपाई आगे आइए। हम जो है आपके सर्वे और आपकी बातों पर विश्वास करते हैं और ये हम मानते हैं कि जो है घाटशिला में कुछ भी हो सकता है और रामदास सोरेन को एज है। तो अभी तक जो जी हमने जो 6 सीटों की बात की है उसमें छतरपुर और हुसैनाबाद की सीट फंसी हुई है। सपा बसपा हुसैनाबाद को फंसा रही है। लातेहार में बीजेपी को एज है, वो आगे है। पोटका फंसी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है आप देखिए कि पोटका में जो है कमाल हो सकता है। जो सिटिंग विधायक हैं उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है। जुगसलाई में जेएमएम आगे है, मंजर भाई का जो सर्वे है उसके हिसाब से। और घाटशिला में रामदास सोरेन को एज है और बाबूलाल सोरेन को मुश्किल हो सकती है। चंपई दा का जो सपना है वो टूट सकता है, बेटे को विधायक देखने का। तो ये इस बार का जो चुनाव है वो काफी कुछ परिवर्तन है। और अभी तक जो हमने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है 10 सीटों का, और अभी की जो 6 सीटें हैं 16 सीटों को मिला दें अगर, तो पूरा मामला फंसा हुआ है। आप दोनों वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि झारखंड में इस बार बहुत मुश्किल है। बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। और सीटें 16 में से 50% सीटें यानी कि 8 सीटें सीधे तौर पर फंसी हुई हैं। तो जहां पर 81 सीटें हैं और वहां पर जो है 40 सीटें फंस जाएं तो निश्चित तौर पर कौन सरकार बनाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। मंजर भाई, अगली 4 सीटें मैं चाहूंगा कि थोड़ा हम जल्दी इसको कंक्लूड कर लें। जी अगली 4 सीटें तेजी से करिए। जी तेजी से इसलिए करेंगे सर कि जो 4 सीटें अगली जो 4 सीटें वो तेजी से इसलिए हम करेंगे कि वो 4 सीटें में जो है यहाँ पर कोल्हान में साफ साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर हाँ। झामुमो जो है एज में है। वो सीट है चाईबासा जगन्नाथपुर मंझगांव। और जो है चाईबासा की हम पहले बात करते हैं। चाईबासा से जो है दीपक बिरवा जो है मंत्री है, अभी आदिवासी कल्याण मंत्री है। जब चंपा सोरेन बीजेपी में है तो ये कल्याण विभाग जो है इनके अंदर चला गया। दीपक बिरवा सीनियर नेता माने जाते हैं रामदास सोरेन के बाद। तो दीपक बिरवा जो है महत्वपूर्ण जो है उनका पार्टी में योगदान और बड़े स्तंभ माने जाते हैं कोल्हान में दीपक बिरवा। और दीपक बिरवा यहाँ से मुझे लग रहा है कि इस बार जो है फिर एक बार उन्हीं का जो है परचम लहरा सकता है, क्योंकि उनकी छवि जो है क्षेत्र में काफी अच्छी है। और क्षेत्र में इसलिए अच्छी है क्योंकि वो आदिवासी वोटर इलाका है। सरना कोट की बात है, मैया सम्मान का रुझान है, दीपक बिरवा के विवाह का वहां पर अंदाज वहां पर जो है साफ झलक रहा है। तो चाईबासा में यहाँ पर जो है इस बार जो है बीजेपी के एक नया चेहरा दिया है, वो है गीता बालमुचु। गीता बालमुचु का टिकट यहाँ पर इन्होंने दिया है। और गीता बालमुचु जो है महिला मोर्चा की सक्रिय सदस्य रही है और जो है वो अपने क्षेत्र में सक्रिय भी है। और कांग्रेस ने जो है सॉरी पार्टी ने जो है यहाँ पर प्रत्याशी बदला है। प्रत्याशी इसलिए बदला है क्योंकि पिछले बार जो है यहाँ पर शायद कोई लक्ष्मण गिलवा या कुछ थे, सॉरी वो तो सांसद थे, और वहां से जो है हाँ जेपी टूबी जो है प्रशासनिक अधिकारी थे, आईएएस ऑफिसर थे, उनको टिकट दिया था बीजेपी ने। एक बार वहां पर पार्टी ने चेंज किया है और गीता बालमुचु को वहां से टिकट दिया है। और गीता बालमुचु दीपक बिरवा के मुकाबले में थोड़ी सी कमजोर है और ये जो है यहाँ पर दीपक बिरवा आगे है जो है अपने चाईबासा में। तो जो चाईबासा में गीता बालमुचु जो बीजेपी की हैं वो आप कह रहे हैं कि मुकाबला नहीं कर पा रही हैं? नहीं। आवाज आ रही है आपको? जी सर, थोड़ी सी आवाज आपकी फंस रही है लेकिन हमारे पास आ रही है। अगली सीट हम जाएंगे जगन्नाथपुर। और जगन्नाथपुर जो है नहीं। मधुर कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही है। हाँ, आप ये कह रहे थे कि जो चाईबासा में जो है वो बीजेपी एक तरीके से हार रही है। कोल्हान की जो सीट है और यही एरिया तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। तो कोल्हान में जो है चाईबासा की सीट जो है बीजेपी पीछे है। चलिए, तो अब हम लोग जो है जगन्नाथपुर चलते हैं जहां से गीता कोड़ा और मधु कोड़ा का ये गढ़ है। जी, और यहाँ पर जो है कांग्रेस के जो है सोनाराम सिंकू जो है प्रत्याशी है। और इनकी बहुत जो है मजबूत स्थिति है क्योंकि गीता कोड़ा जब सांसद से जब है चुनाव जब पाला बदली बीजेपी में गई और फिर जो है चुनाव हारी, तो फिर एक बार जगन्नाथपुर से इनको टिकट दिया गया। और जगन्नाथपुर में जो है लगातार जो है गीता कोड़ा 2009 में और 14 में एक बार विधायक बन चुकी है। लेकिन वहां पर आदिवासियों का रोष है और जो है आदिवासी इसलिए रोष है क्योंकि जो है हो भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह नहीं दी गई है। तो तरह तरह के जो है बातें हैं।
तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है एज है यहाँ पर जो है आपके कांग्रेस के सोनाराम सिंह के पास, और कोल्हान में जो है ये सीट जो है गीता का फिर एक बार यहाँ पर जो है पीछे है। और ये उनके लिए बुरी खबर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उनसे आदिवासी समाज थोड़ा सा खुश नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि आदिवासी और युवाओं से जब मैंने बात किया हमारे क्षेत्र से। मंजर भाई, कोल्हान एरिया में जो है ना, ये जो बटेंगे तो कटेंगे और बांग्लादेशी घुसपैठिया और ये वाला जो मुद्दा है, ये उतनी तेजी, मतलब कहिए कि उतना प्रभाव नहीं है इसका, क्योंकि इधर आदिवासी ज्यादा हैं और मुस्लिम आबादी कम है। जी, और मुस्लिम आबादी बहुत कम है, और जो है यहाँ पर जो है बॉर्डर किसी के साथ टच करता तो उड़ीसा से करता है, ये बंगाल से टच थोड़ा सा कम करता है, उड़ीसा से ज्यादा करता है। बंगाल से भी करता है, ऐसा नहीं, बंगाल से सरायकेला का सवा है, उसके बाद जो है टाटा है, तो ये जो है उड़ीसा से टच करती है। और यहाँ पर जो है मुख्यतः मुस्लिम आबादी नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सिर्फ जो है आपके जमशेदपुर तरफ है और जो सिटी एरिया में चाईबासा में है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आप आदिवासियों की संख्या ज्यादा पाएंगे। तो यहाँ पर शर्मा को मैया सम्मा, हेमंत सोरेन को जेल भेजना, ये सब जो है मुख्य मुद्दे हैं। और इसलिए जो है यहाँ पर जगन्नाथपुर सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है, और सोनाराम सिंह को फिर एक बार जो है इनकी तकदीर चमक सकती है। जी, ये कांग्रेस की। हाँ, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ अपने दर्शकों के लिए जो अभी देखना शुरू किए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, कि हम जो इस दूसरे वीडियो में पहले चरण की जो 43 सीटों का आकलन कर रहे हैं, उसमें जो है ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम 10 सीटों की बात कर रहे हैं। इसमें छतरपुर और हुसैनाबाद की सीट फंसी हुई है। यहाँ पर जो है किसी को एज नहीं है, क्योंकि सपा और कांग्रेस हुसैनाबाद में जो है मामला फंसा रही है। लातेहार में बीजेपी को एज है, पोटका में फंसी हुई है सीट, यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सीट जो है स्थानीय विधायक जो है बचाए रख सकते हैं। जुगसलाई में जेएमएम को एज है इस बार और वो सीट निकाल सकती है। घाटशिला में चंपईदा को हो सकता है कि निराश होना पड़े, उनका बेटा चुनाव हार जाए, तो रामदास सोरेन जो है यहाँ पर जो है आगे हैं, एक तरीके से उनके पक्ष में माहौल है। चाईबासा में जेएमएम जो है सीट निकाल रही है, और यहाँ पर जो है कोल्हान का जो ये एरिया है इसमें जेएमएम मजबूत है। और पिछली बार का जो उसका प्रदर्शन है हम बताएंगे कि कैसा रहने वाला है, एक वीडियो कोल्हान पर अलग से करेंगे। लेकिन ये जो 10 सीटों का चंक है, इसमें हम में और मंजर भाई को ये लग रहा है, जो हमारा सर्वे है, ग्राउंड रिपोर्ट है, कि जेएमएम निकाल रही है चाईबासा, और जगन्नाथपुर में जेएमएम का जो गठबंधन है कांग्रेस से, वो भी जो है जगन्नाथपुर को निकाल रहा है। तो आखिरी 2 सीटें मंजर भाई कौन कौन सी हैं, और ये सीटें भी मुझे लगता है कोल्हान की हैं, तो यहाँ पर कौन आगे हैं 2 सीटों? वो एक है मंझगांव, और मंझगांव जो है नीरज कुर्ती जो है जेएमएम के कद्दावर नेता है। यहाँ पर बड़कुंवर गुजरई भाजपा के, जो 2009 में एक बार विधायक बने थे, उन पर फिर एक बार जो है भाजपा ने जो है चुनावी मैदान में उतारा है बड़कुंवर गुजरई जी को, और जो है लगातार 3 बार विधायक नीरज कुर्ती रहे हैं। और ये आदिवासी क्षेत्र है, क्योंकि कोल्हान में जो है मंझगांव, चाईबासा, जगन्नाथपुर, ये आदिवासी जो है सबसे ज्यादा अगर कहें तो यहाँ पर रहते हैं कोल्हान में। और यहाँ पर जो है नीरज कुर्ती, ये जेएमएम बहुत जबरदस्त सीट है। जेएमएम की सबसे आसान सीट जुगसलाई के बाद जो है आपका मंझगांव है, जहाँ सिर्फ जो है एक सभा कर दीजिए हेमंत सोरेन की, कल्पना सोरेन की, ये सीट आप जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सीट जो है यहाँ पर फिर एक बार नीरज कुर्ती जीत रहे हैं, क्योंकि भाजपा के खिलाफ यहाँ पर रोष है इस जो है क्षेत्र में। और भाजपा के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर रोष कहेंगे संथाल परगना में, इसलिए थोड़ा सा बीजेपी एज में है सर, क्योंकि वह बांग्लादेशी मुद्दा है, थोड़ा सा जो है घुसपैठी जो बात कह रही है, क्योंकि बंगाल के मुसलमान, बांग्लादेश के नहीं बंगाल के, ये बात साझाबाद के दर्शकों को मैं बता रहा हूँ, बंगाल के राजा हुआ करते थे एक, और वो जो है यहाँ पर जब राजमहल क्षेत्र में राज करते थे, तो उन्होंने यहाँ पर बंगाल के कुछ व्यापारियों को यहाँ पर बसाया था, और उनके पास सिर्फ 1932 नहीं 1908 का हथियार, सोचिए। और उनको जो है बीजेपी कह रही है कि ये बांग्लादेशी है, और ये धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ी। पाकुड़ जो आप कह रहे हैं, पाकुड़ में सिर्फ आज नहीं, आज से 10-20 साल 30 साल पहले, 40 साल पहले ये मुस्लिमों का जो है अच्छी खासी, क्योंकि देखिए बंगाल जो है पड़ोसी है आपका मुर्शिदाबाद,
तो मुर्शिदाबाद और ये जो है थोड़ा सा, तो इसीलिए थोड़ा मुस्लिम क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भाजपा थोड़ा संथाल में मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि कितना मजबूत है ये दूसरे चरण के चुनाव में पता चल जाएगा, लेकिन कोल्हान के मुकाबले, संथाल के मुकाबले में कोल्हान के आदिवासी जो है बहुत, जो बीजेपी का नैरेटिव है उस नैरेटिव पर हमने काफी बात की है, आगे भी बात करते रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप देखिए गुलाम मोहम्मद मीर का बयान सुनिए, उन्होंने कहा कि हम घुसपैठियों को भी सिलेंडर देंगे। तो जो ये एग्रेसिवनेस है, ये आप ऐसा नहीं है कि आप अगर आदिवासी मुस्लिम का समीकरण तोड़ना चाहते हैं तो वो टूट जाएगा। मुस्लिम भी समझता है कि उसका हित कहाँ है। हर कोई बांग्लादेशी आदिवासी नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है हर कोई। तो जो झारखंड के लोग हैं जिनके पास खतियान है, जिन्होंने झारखंड आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपनी जान दी, खून गंवाया, तो वो लोग शांति से जीना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि उनके लिए शांति, उनका जीवन कहाँ सुरक्षित रहेगा, किस पार्टी किस शासन में सुरक्षित रहेगा। और अगर झारखंड का शासन झारखंड के हाथ में रहे तो ज्यादा बेहतर है। हम तो जो है ये मानते हैं कि जो है जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीयता जो नीति है 1932 का जो खतियान है वो लागू होना चाहिए और लोगों को जो है अपना एक तरीके से अधिकार मिलना चाहिए। इस वीडियो का जो आखिरी सीट है जो हम बात कर रहे हैं, जो 10वीं सीट है, वो कौन सी है? वो 10वीं सीट सर एक है आपकी हजारीबाग, जहां चुनाव हो चुके हैं। मुन्ना सिंह यहाँ से कांग्रेस, आप मझगांव से सीधे हजारीबाग आ गए, ये क्या सटी हुई है क्या? जी जी, अच्छा नहीं सटी हुई नहीं, ये कोल्हान की जो है ये आखिरी सीट थी। उसके बाद जो है आपका, रुकिए मैं बता रहा हूँ, हाँ ये जो है खत्म हो गई, वहां पर जो है कोल्हान में ये सीट नहीं है अभी। अभी जो है हम चलेंगे आपका हजारीबाग। हाँ, हजारीबाग में कौन से हैं? हजारीबाग में जो है हजारीबाग खास की बात करें, और हजारीबाग की जो सीट है यहाँ पर देखिए, सर्वे जो हमारे साझा भारत में बने हैं, तो वो सीट जो है कांग्रेस जेएमएम कहाँ टक्कर है, कहाँ जेएलके टक्कर है, उसी बनाई है। तो हमने प्रमंडल नहीं देखा है, हमने देखा है कि ये सीट जो है मुख्य मुकाबले में, इसलिए ये सीट हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो हजारीबाग में बीजेपी जीत रही है? अब देखिए भाजपा कांग्रेस के बीच यहाँ सीधी लड़ाई है। यहाँ हजारीबाग खास की अगर बात करें तो यहाँ जेएलके मुकाबले में नहीं है। यहाँ पर सीधी लड़ाई जो है भाजपा के जो है प्रदीप प्रसाद जो समाज सेवी रह चुके हैं, और जो है मुन्ना सिंह जो समाज सेवी, दोनों समाज सेवी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है बहुत जो है कह सकते हैं इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन दोनों ही ने नया प्रत्याशी दिया है। क्योंकि जो है भाजपा ने भी जो है कद्दावर नेता दिया है, तो कांग्रेस ने भी कद्दावर नेता दिया है। और यहाँ जो है दिलचस्प मुकाबला ये है कि मनीष जायसवाल सांसद बन गए हैं, और इसका फायदा जो है प्रदीप प्रसाद को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सीट मुझे लगता है ये बीजेपी निकाल लेगी, क्योंकि हजारीबाग आप जानते होंगे कि ये सीट जो है भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट है और सबसे आसान वाली सीट है भाजपा के लिए, तो वह हजारीबाग है। और हजारीबाग में बीजेपी जो है ये चुनाव जीत रही है जी। तो मुन्ना सिंह, कांग्रेस के मुन्ना सिंह कुछ कर नहीं पाएंगे? मुन्ना सिंह कर पाएंगे, लेकिन मुन्ना सिंह के मुकाबले में क्योंकि उनके पार्टी का वहाँ कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है। अगर हजारीबाग में बात करेंगे तो कांग्रेस का संगठन वहाँ बहुत कमजोर है सर। ये जो है सिर्फ हजारीबाग नहीं, हम झारखंड में ये कमजोर है, तो सोचिए हजारीबाग में क्या स्थिति होगा। तो वहाँ पर जो है ये बात तो है कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी पर्याप्त हों, या उसने हर जिला में अध्यक्ष बना रखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हजारीबाग में हमने देखा है कि बीजेपी किस तरीके से वहां पर चुनाव जीतती रही है लोकसभा के, और उसकी जो सीटें रहती हैं वो ज्यादातर जो है आप देखिए रांची, पलामू मंडल, और ये जो है हजारीबाग और बिहार के सटे इलाकों में, और जो है थोड़ा सा इधर कोल्हान में आ जाइए थोड़ा बहुत। तो मंजर भाई, हाँ कुछ आप कहना चाह रहे हैं? सर कहना ये चाह रहा है कि जो है ये जो भाजपा के लिए सुरक्षित इसलिए बन रही है जब से मोदी जी 2014 से सत्ता संभाले। क्योंकि 2014 से अगर बात करेंगे, थोड़ा इतिहास भी जानना जरूरी है साझा भारत के दर्शकों के लिए। 2009 में और 2005 में सौरभ नारायण सिंह कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, और वो जो इस बार दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। शायद वो सक्रिय राजनीति में आए थे बीच में, लेकिन वो जो है राजनीति से एकदम मतलब दूर हो गए मुझे लगता है। और बीच में एक बार मीडिया में सुर्खियों में बने थे सौरभ नारायण सिंह, लेकिन बात क्या है पता नहीं। लेकिन 2 बार जो है बीजेपी जीत चुकी है यहाँ पर झारखंड राज्य बनने के बाद। 2 बार बीजेपी, 2 बार कांग्रेस, इसलिए इस बार बीजेपी थोड़ा सा
जो है थोड़ा क्या, क्योंकि मनीष जायसवाल यहाँ के सांसद है, उनका जो है फायदा, मनीष जायसवाल विधायक रह चुके इसी सीट से, इसीलिए प्रदीप प्रसाद आगे। चलिए ठीक है, तो हमने जो है पहले चरण की 20 सीटों की बात की है। पहले चरण में जो 43 सीटें हैं उन पर वोटिंग हुई है, उनके 10 वीडियो हमने एक बना के पहले ही डाल चुके हैं, और ये 10 वीडियो हमने 10 सीटों का एक वीडियो बनाया है, दूसरा वीडियो है ये हमारा। और आने वाले दिनों में 23 सीटों की बात होगी, जो बाकी बची सीटें हैं, और उन पर मंजर भाई का जो ओपिनियन पोल है, जो ओपिनियन सर्वे है, उसकी बात होगी, हमारा जो आंकलन है उसकी बात होगी, और जो ग्राउंड से चीजें हमें मिल रही हैं, जो इनपुट मिल रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो फोन आ रहे हैं, उस पर बात होगी। आप दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को अपना प्यार समर्थन दीजिए, और मंजर भाई को सुनते रहिए आप लोग 23 नवंबर तक। गोदी मीडिया के जो सर्वे हैं उनकी तरह तो नहीं, लेकिन जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव में बताया था, 75% जो 14 सीटें थी उसकी 75% जो है हमारी भविष्यवाणी एकदम सही हुई थी, चाहे वो बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो या फिर जेएमएम की बात हो। तो हमारा आकलन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो है ब्रह्मा के लिखे हुए हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसमें एक बात है, लोगों की बातचीत है, लोगों का रुझान है, ओपिनियन है, आप लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है हम लोगों को भी। मंजर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। सर जो है आखिरी जो है हिस्से में ये कहना चाहते हैं कि हम लोग ऑफिस में बैठकर सर्वे नहीं बनाते हैं, हमारी जो टीम है लगातार जो है जनता के साथ संवाद करके जो है हम लोग ये सर्वे रिपोर्ट तैयार करते हैं, ना कि गोदी मीडिया जैसा ऑफिस में बैठ के कि ये सीट बीजेपी को दे दीजिए, ये जयराम महतो को दे दीजिए, ये कांग्रेस को दे दीजिए। तो हम लोग जो है जनता के सर्वे पर बात करते हैं। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, तो आपने सर 75% बोला, लेकिन मैं उसमें करेक्शन थोड़ा और ऐड करना चाहता हूँ, 10%। 85% जो है हमारी भविष्यवाणी सही हुई थी, और जिसमें से हम थोड़ा सा चुनाव में चुके वहां पर पलामू, हजारीबाग और जो है एक सीट आपका धनबाद, बाकी हमारी जो 14 सीट में जो है 11 सीट हमारी सही साबित हुई थी। जी, यही मैं कोई बात नहीं मंजर भाई, जब विपक्ष जो है ईवीएम पे सवाल उठाता हो, 90% चार्ज ईवीएम आता हो और तमाम आरोप लगते हैं, चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देता होगा, तो सारे सर्वे और रुझान गलत हो सकते हैं। 2014 से पहले, चुनाव से 2 महीने पहले, 4 महीने पहले लोग बता सकते थे कि यहाँ पर ये हारेंगे, हरियाणा में सब लोग कह रहे थे कि ये हारेंगे, और जो हरियाणा में कौन जीत गया है। तो मतलब चुनाव आयोग फिर जो है बोल रहा था कि ये सर्वे करने वाले फर्जी हैं। हमारा काम है, हमारा जो है हमारा रुझान, हमें अच्छा लगता है राजनीति पर बात करना, चुनाव पर बात करना, जनता की समस्याओं पर बात करना, तो हम लोग बात करते हैं, आप अपना काम करते रहिए। और मंजर भाई जो है साझा भारत के दर्शक तो आपको बहुत पसंद करते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी मेहनत की। हमने अभी 20 सीटों की बात की है, 23 सीटें बची हैं, तो हम आने वाले दिनों पे उन पर बात करेंगे, संभवतः 1-2 दिन में आ जाएगा वो सारा सब कुछ, और फिर हम दूसरे चरण की सीटों की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि संथाल परगना में, जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या आ गए हैं, तो बीजेपी कितनी सीटें निकाल ले जाती है। बहुत शुक्रिया आपका मंजर भाई, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जोहार आपको। जोहार।